नमस्कार, मैं अजय नौटियाल भारत न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत करता हूं। इस समय हमारे साथ है खास मेहमान, बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्षा डॉक्टर गीता खन्ना। डॉक्टर गीता खन्ना का एक परिचय और भी है कि ये पीडियाट्रिशियन भी हैं, बाल रोग विशेषज्ञ हैं। अब इनके सामने चुनौती ये है कि बाल शोषण और बाल यौन शोषण हो या किसी भी तरह का शोषण है, उनसे बच्चों को बचाने की जिम्मेदारी है। पहले जब ऐसा डॉक्टर ये बच्चों को बीमारियों से बचाती थी, अब जो बच्चों का जो बाहर शोषण हो रहा है उससे बचाने की जिम्मेदारी उत्तराखंड में है इनकी। लेकिन पिछले एक महीने में ऐसा कुछ सिनेरियो हुआ है कि सरकार की भी बड़ी छीछालेदर हुई है। हल्द्वानी का किस्सा उठा लीजिए, देहरादून आईएसबीटी का किस्सा उठा लीजिए, या विकास नगर हो, चाहे बगल में एक वेलहम स्कूल हो, तमाम जगह बच्चों के यौन शोषण की शिकायतें आई हैं। डॉक्टर गीता खन्ना के भी दौरे लगातार जारी रहे, उत्तराखंड में जगह जगह दौरे किए। अब सीधा जानेंगे कि इन दौरों से क्या निकला और गीता खन्ना ने क्या इंस्ट्रक्शन दी और क्या स्ट्रेटेजी है, किस तरह से ये जो बाल यौन शोषण की जो समस्याएं शिकायतें आ रही हैं, जो लगातार आ रही हैं, जैसा हम देख रहे हैं कि ऑन एन एवरेज एक दिन में 2, जो बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हमारे उत्तराखंड की जो पहचान है वो एक शांति प्रिय प्रदेश की पहचान है। डॉक्टर गीता खन्ना, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये शांत प्रिय प्रदेश जो है अपना उत्तराखंड, ये ग्रहण क्यों लग गया उसे पिछले एक महीने से? आई थिंक अब कोई भी प्रदेश या कोई भी जोग्राफिकल एरिया अपने कल्चर और अपने आप में संपूर्ण नहीं है। द एक्सटर्नल फोर्सेस, चाहे वो सोशल मीडिया से हों, चाहे वो कम्युनिकेशन की बाकी डिवाइसेस से हों, चाहे आना जाना बहुत कॉमन है, डेमोग्राफी में बहुत चेंजेस आ रहे हैं, बाहर के बहुत लोग आके बस रहे हैं। तो चाहे आप उत्तराखंड कहिए या किसी भी प्रदेश की बात करिए, लोकल पॉपुलेशन का एक अपना इन्फ्लुएंस, जो अपना इकोसिस्टम था, वो कहीं ना कहीं फ्रेगमेंटेड है, कोलैप्स भी कर रहा है, कोलैप्स भी कर रहा है, और एक्सटर्नल फोर्सेस उस पर उनका इन्फ्लुएंस बहुत आ रहा है। एक्सटर्नल फोर्सेस जैसे? एक्सटर्नल फोर्सेस में से जैसे माइग्रेंट people from other states, people who do not, जो यहाँ ना पैदा हुए हैं, ना यहाँ के कल्चर से रूबरू हैं, और ना यहाँ के लोग उन्हें जानते हैं, ऐसे लोग यहाँ पर आके बस रहे हैं। शहरों का बहुत विस्तारीकरण, अगर आप देहरादून की ही बात करें तो जब मैं पैदा हुई थी तो शायद हमारी पॉपुलेशन 25,000 थी, और आज हम शायद 18 लाख को क्रॉस कर गए हैं। तो बहुत कुछ बदल रहा है। और प्लस पहले बच्चे का दोस्त कौन है, ये माता भी जानेगी, टीचर भी जानेगा, पड़ोसी भी जानेगा, क्योंकि हम अपनी ही कम्युनिटी में से, अपने ही स्कूल में से तो दोस्त बनाते थे। लेकिन आज बच्चे का दोस्त कौन है, उसका इन्फ्लुएंसर कौन है, उसका काउंसलर कौन है, वो कितने हज़ार किलोमीटर दूर बैठा है, वो रियल है या फेक है। जो अपने आप को दोस्त कह रहा है वो कौन सा कोई पिशाच रूपी अंकल तो नहीं है, हमें नहीं मालूम है। तो कैसे पता चलेगा कि कौन पिशाच रूपी अंकल है और कौन पिशाच रूपी अंकल नहीं है? ये बच्चे कैसे जाने? बिल्कुल नहीं जान सकते। बच्चे कितना भी एक्सपोजर की वजह से नए नए एक्सपेरिमेंट तो करने लगे हैं, लेकिन समझ, जिसे वाइजनेस कहते हैं, एक होती है इंटेलिजेंस, वो भी खैर 18 तक कहते हैं हम पूरी आती है। फिर सामाजिक इंटेलिजेंस कुछ हद तक कहते हैं 25 तक पूरी होती है। लेकिन वाइजनेस, बुद्धिमता, तो हम सारी जीवन हमारी बढ़ती है ना। बुद्धिमता इज़ नॉट समथिंग जो 5 साल के बच्चे से आप एक्सपेक्ट करते हैं, मैच्योरिटी लेवल की। और देखिए जो हो रहा है उसमें 10 साल की भी बच्चियां या 14 साल का लड़का विक्टिम है या 4 साल की बच्ची विक्टिम है। जब इतने छोटे बच्चियों के साथ ये सब होता है तो आप वो जो बदलते हुए परिवेश की बात करते हैं कि साहब लड़कियां रात में बाहर जा रही हैं, या कि साहब इस तरह के पहनावे से हो रहा है, या इस तरह की आउटिंग्स, वो भी नहीं आप गिन सकते ना। 4 साल की बच्ची ने किसी का क्या करेगी, क्या कहेगी। 6 साल की बच्ची जो बस मासूमियत से बड़ी बहनों के साथ वहाँ पर दीनी तालीम के लिए चली जाती है, हम क्या उसका कहेंगे कि, या ये जो कल वैन में उसके साथ छेड़छाड़, स्कूल जाने वाली बच्ची, अभी कुछ दिन पहले वहाँ पर ऋषिकेश के एक आश्रम से बच्चा भाग के आया
वहाँ के जो बाबा हैं उन्हीं बाबा जी के। ये जो बेचारी वेलम का एक स्कूल का जो बच्चा है वो बहुत प्रेस्टिजियस स्कूल है, लेकिन क्या है स्कूल की तो अभी हमने इंस्पेक्शन करी है, हमारे पास रिपोर्ट्स नहीं है, बट अभी हमें खैर ये नहीं मालूम है कि वो सच में उसके साथ प्रताड़ना हुई। लेकिन पॉक्सो एक्ट पे मामला दर्ज हुआ है, मामला उन्होंने वहाँ दर्ज कराया है 0, बट तहकीकात यहाँ पर अब शुरू हुई है। सो वी डोंट नो कि वो रियली पॉक्सो था या आपसी लड़ाई झगड़ा था। वो अभी हम पुलिस की इंक्वायरी कंप्लीट होने के बाद कह पाएंगे, या क्योंकि वो बच्चे जो हमें थोड़ा सा और भी मैंने देखा है कि शायद एट टाइम्स चिल्ड्रन, वो बहुत दूर आया था, मेघालय से यहाँ आया था, असम मेघालय में उसके फादर थे, आईपीएस के फादर उसके थे, अभी रिटायर्ड है। सो उतनी दूर मतलब वो हॉस्टल में रहना चाहता कि नहीं, वो एक अलग डायमेंशन है, बट ऐसा नहीं है कि विद्यालयों में नहीं हो रहा है। आज भी मेरे पास विकास नगर में अपने संज्ञान भी लिया था, विकास नगर में भी एक स्कूल में ऐसे ही मामला आया था। विकास नगर में ये मामला आया, हल्द्वानी में हम लोग जिस दिन हम हल्द्वानी में इंस्पेक्शन करके आए, शिक्षक वाला मामला जहाँ था कि वो मैसेजिंग करता था, मैं वो करके और फिर एक डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ के साथ हमारी मुलाकात थी कि क्या हो रहा है, और हम करके गेस्ट हाउस की तरफ अभी चले ही थे तो पता चला कि बगल में ही, उसी विद्यालय के बगल में एक और स्कूल में एक और घटना हो गई है। तो विद्यालय भी अब ये भी डॉक्टर गीता खन्ना, मैं कहना चाहूँगा ये भी वो आंकड़े हैं जो आप तक आ जाते हैं। शायद कई बच्चियाँ शायद जुबान खोलती ही नहीं होगी। दैट वेज मैं ये कहूँगी कि यस, पहले भी चुप रहते थे, कुछ सामने आते थे, अभी भी चुप रहते होंगे, बट कुछ ज़्यादा सामने आते, ये ज़रूर है। एक्स्ट्रा रिपोर्टिंग भी एक बड़ा फैक्टर है कि जब अखबार में लिखा जा रहा है पॉक्सो में कॉम्पनसेशन मिल रहा है, जो पहले क्या होता था ना, भटक रहा है, जो बेचारी पीड़िता है, एक तो वो पीड़िता है, ऊपर से वो कभी इधर चक्कर काट रही है, कभी इधर, उसको कहा जा रहा है कि एफआईआर लिखने के लिए ये करो, उसके लिए कोर्ट में ये करो, लेकिन आज उसके साथ एक संबंधित व्यक्ति होता है। थाने में तुरंत से पहले अगर पॉक्सो का मामला है तो बिल्कुल भी कोई ढील नहीं बर्दाश्त करता। टीचर्स को भी पता है कि अगर पॉक्सो जैसा कोई मामला है तो रिपोर्ट करना उनकी ड्यूटी है, नहीं तो उन पर कार्रवाई होगी। सो एक्स्ट्रा रिपोर्टिंग भी एक बहुत बड़ा कारण है कि इतने मामले संज्ञान में आ रहे हैं। लेकिन मैं ये कतई नहीं मान सकती, आपकी बात से मेरा सहमति रहेगी कि अगर इतने मामले आ रहे हैं तो कुछ तो बढ़ोतरी हुई है, बट इंक्रीज्ड इंफॉर्मेशन, बेटर रिपोर्टिंग हो रही है, क्योंकि अल्टीमेटली ये तो आप देखोगे कि अब पीड़िता को रियल हेल्प भी मिल रही है। पॉक्सो जेंडर न्यूट्रल है, पीड़ित को भी मिल रही है। अच्छा डॉक्टर गीता खन्ना, मैं एक चीज़ और समझना चाहूँगा आपसे। जैसे हमने असम मेघालय का जो आपने मामला बताया वेलम बॉयज़ स्कूल का, लड़के के जो पिता हैं वो 0 एफआईआर दर्ज करते हैं अपने स्टेट में, और उस एफआईआर के बेस में वो केस ट्रांसफ़र होता है डालनवाला थाने में। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, कई मामले जो होते हैं, कई मामले वो प्रकाश में नहीं आ पाते, क्या आप उसका भी संज्ञान लेते हैं आप लोग? एब्सोल्युटली। हमारे अभी मैंने कहा ना, जस्ट नाउ मैं ऑफिस से, आप लोग लेट इसलिए हुई कि मैं निकल रही थी और एक महिला आई और उसने बताया कि मेरा पति के साथ अलगाव है, 5 साल से बच्चे मेरे वहाँ रहते हैं और मेरे को बच्चों की फ़ोटो आई है और उन्होंने मारा है, वो थोड़ा साइको टाइप का है। अब उसको मुझे 1 घंटा ये कन्विंस करने में लगा कि बेटा आप लिख के दे दो, कि उसे ये लग रहा था कि वो लिख के देगी तो वो और बच्चों को आप लोगों की क्या काउंसलिंग की भी व्यवस्था है कि काउंसलिंग भी सेंटर्स हैं आप लोगों के, कि आप काउंसलिंग करें तो या स्कूलों में जाकर? मतलब ये बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम में एक चीज़ बहुत बढ़ गई है, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है। एब्सोल्यूट। जो अपराधी पहले अलग तरीके से अप्रोच करते थे, अब वो मोबाइल के थ्रू अप्रोच कर रहे हैं। हमने बहुत सारे मामले भी सामने आए हैं जो उत्तराखंड से रिलेटेड हों, चाहे बाहरी राज्यों से रिलेटेड हो। डिजिटल अरेस्ट, इंसान ने पहली बार सुना कि डिजिटल अरेस्ट क्या होता है। बिग बॉस के घर में हाउस अरेस्ट तो जरूर सुनते थे, हाउस अरेस्ट जरूर सुना था, लेकिन डिजिटल अरेस्ट किसी ने नहीं सुना था। ये डिजिटल अरेस्ट
कि बच्चा डिजिटल अरेस्ट हो गया है। एक घटना आती है कि एक बिटिया है, उसको कहा जाता है कि भैया अपना लैपटॉप जो है वो कैमरा उसका ऑन रहना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए और वो बिल्कुल दिखना चाहिए। नहीं, आप डिजिटल अरेस्ट में बिटिया का मामला जो आया था, बेंगलोर की बच्ची थी और वो खुद कंप्यूटर एक्सपर्ट थी। अभी जो देहरादून में मामला आया था वो एक रिटायर्ड फौजी थे, एक और आया था जो रिटायर्ड ऑफिसर थे। सो इनफैक्ट आप ये मानेंगे, मैं अभी यही बढ़ते हुए हालात जो ये क्राइम के तरीके बदल गए हैं, क्राइम के जो इंसिडेंसेस हो रहे थे बच्चों पे, हल्द्वानी और रुद्रपुर के दौरे पे थी मैं, तो वहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल वर्कशॉप कर रहे थे और मैं इंफॉर्मेशन ऑफिसर से, जो डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर थे, मैंने ये सवाल पूछा कि हाउ कैन समवन, किसी को कैसे कन्विंस कर लेता है कि तुम डिजिटली अरेस्टेड हो, जबकि ना कोई बाहर पुलिस होती है, बट मानसिक कंट्रोल इन लोगों के पास, शायद इस तरह के कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं। मैं एक किस्सा आपको बताऊं, एक दिन मेरी मेड सर्वेंट बहुत घबराई हुई शाम को 7 बजे करीब आई कि मैडम 10,000 रुपये दे दीजिए, अर्जेंट चाहिए। आई सेड क्या हुआ, यू नो व्हाट हैपेंड, शी वुड नॉट टेल मी। बड़ी मुश्किल से उसने मुझे बताया कि अभी के अभी अगर मैंने ये 10,000 रुपये ना जमा कराए तो डीजीपी तक खबर चली गई है और मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा। डीजीपी तक अरेस्ट, तूने करा क्या है? तब उसने बताया कि साहब मैंने ऐसे ऐसे, मेरे पास मैसेज आया था, मेरे अकाउंट में पैसे थे, क्योंकि घर बैठ के पैसे कमाने थे। अप्सरा पेंसिल का एक चला था, ये भी जैसे आजकल BSNL पैकेट, कस्टम का पैकेट, डिजिटल अरेस्ट ना, उन दिनों में ये अप्सरा पेंसिल, तो मैंने भी उसमें डाला। तो उन्होंने कहा था कि अपने सामान के लिए, रॉ मटेरियल के लिए 10,000 भेजो, मैंने भेज दिया। फिर उन्होंने कहा कि नहीं ये तो इस बात के लिए था, प्रोसेसिंग के लिए आपको, तो मैंने बगल के दुकान से वाले से कर्ज़ा लेके 10,000 रुपये और भेज दिए। पर अब वो कह रहे हैं कि तुमने प्रोसेस शुरू कर दिया और अगर तुमने कंप्लीट नहीं करा तो हमने डीजीपी को इन्फॉर्म कर दिया है और हम आपको रात ही में उठा लेंगे, आप फ़ौरन 10,000 रुपये और करिए। और जहाँ से उसको फ़ोन आ रहा था, प्रॉपर मोबाइल से फ़ोन आ रहा था, उसने अपनी DP में एक पुलिस वाले की और उस पर CBI करके ऐसे लिखा हुआ था, वर्दी लगा रखी थी। तो आप देखिए ना कि वो महिला, मैंने उसको बहुत समझाया कि तूने पैसे दिए हैं, पैसे लिए नहीं हैं, तो कैसे कोई तुझे अरेस्ट करेगा बेटा। बट वो इतनी खौफज़दा थी कि फिर मैंने कहा ठीक है, अगर कोई अरेस्ट करने आएगा तो वो यहाँ आ जाएगा ना, हमें तेरे को इस तो अपने घर में फ़ोन करते कि आज मैं मेरे यहाँ सो रही हूँ। तो बोली नहीं, वो मेरे घर वालों को उठा के ले जाएंगे। तो फिर सबको बुला के मैंने अस्पताल में सुलझाया कि चल भाई, अगर अरेस्ट करने आएंगे तो तुम मेरे पास रहे, मैं बात करूँगी कि जो अरेस्ट करने आएगा कि क्यों। और मतलब थाने में भेज के उसके पति को मैंने कन्विंस करवाया। पर ये तो मतलब होता ना कि वो मुझ तक आ गई, तो कुछ इनके पास ऐसे मेथडोलॉजी है। बच्चों को जो टारगेट कर रहे हैं, मैं तो ये कह रही हूँ ना कि जब एक रिटायर्ड ऑफिसर, एक रिटायर्ड फौजी, एक कंप्यूटर एक्सपर्ट काम करने वाली बेंगलोर की लड़की हो सकती है, तो बच्चे तो खैर सॉफ्ट टारगेट है। बट फेसबुक वगैरह में भी ये जो अंकल, पिशाची अंकल मैंने कहा, या आंटियाँ, ये जो बच्चों को बरगलाते हैं, इनके पास कुछ होता है ना। देखिए गेम्स का नहीं, हमने ब्लू व्हेल जैसे गेम्स नहीं आए कि बच्चे सुसाइड करने को तैयार हो गए। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम तैयार तो हुए नहीं, ना सामाजिक रूप से हम, ना काउंसलिंग करके बच्चों को हम खतरा तो बता नहीं पाए। डिवाइस हाथ में आ, जैसे आप एक छोटे बच्चे को अगर छुरी दे, छुरी कितनी काम की चीज़ है, खाना भी छुरी की वजह से बनता है, सुरक्षा की दृष्टि से भी छुरी एक अच्छा टूल है कि कोई आपके घर में घुस गया तो कम से कम महिला चाकू ही घोंप सकती है। लेकिन अगर हमने छोटे बच्चे के हाथ में छुरी दे दी तो वो कितना बड़ा डेंजर हो सकता है, राइट। तो ऐसे ही मोबाइल तो दे दिया, फ्री एंड सस्ता इंटरनेट दे दिया, पर बच्चों को हम तैयार नहीं कर पाए कि इस मोबाइल के गुड्स एंड बैड्स क्या हैं। इधर ही ऐसे ही हम विद्यालयों में शिक्षा नहीं दे पाए, गुड टच बैड टच क्या है। लेकिन जैसे जैसे इसकी अवेयरनेस बढ़ रही है, और सबसे ज़्यादा आपके माध्यम से, मैं आपके चैनल के माध्यम से और हर माध्यम में मैं ये करती हूँ, और एक बार आपके साथ भी ये करूँगी कि मैं हाथ जोड़ के अभिभावकों से प्रार्थना करूँगी कि आप अपने बच्चों से संवाद करें। आप अपने बच्चे को डिवाइस अगर दे रहे हैं तो उसमें देखें, उसकी हिस्ट्री फॉलो करें। अगर टीवी है घर में
तो उस पर चाइल्ड लॉक लगा के उसकी एक्सेस लिमिटेड करें कि वो कौन से चैनल देखेगा और कौन से चैनल नहीं देखेगा, कितने बजे तक मोबाइल उसके हाथ में रहना चाहिए कि वो आप सो गई, बच्चा रात को 4 बजे तक पता नहीं किससे कौन से देश में बैठे हुए से बात कर रहा है, क्यों आपने उसको एक अकाउंट की एक्सेस दे रखी है कि वो वहाँ से पैसे भेज पा रहा है। तो सबसे ज़रूरी है अधिकारियों का चेतना बहुत ज़रूरी है, आयोग का एक्टिव होना अत्यंत आवश्यक है, सरकारों का नियम बनाना, कानून बनाना, सज़ा दिलवाना सब ज़रूरी है, लेकिन असली अंकुश और असली कंट्रोल लगेगा जब परिवार से प्रबोधन होगा, जब परिवार संवाद स्थापित करना पड़ेगा, संवाद स्थापित करेगा बच्चों को, चाहे वो स्कूल स्तर पे हो चाहे अभिभावकों के स्तर पे हो, संवाद स्थापित करना। बिल्कुल। डॉक्टर गीता खन्ना, मैं जानना चाहूँगा आपसे, जो अभी ये रुद्रपुर हल्द्वानी की जो घटना जो सामने आई, एक मेडिको थी, नर्सिंग स्टाफ, उनके साथ रेप और उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। मामला बहुत संवेदनशील था, देखा जाए तो उत्तराखंड की बेटी तो थी ही और वो भारत की बेटी थी कहीं ना कहीं। लेकिन ऐसा क्यों होता है अक्सर जब इस तरह की चीज़ें होती है, वारदातें होती है, तो ये मामला 2 राज्यों के बीच बन जाता है। देखा जाए तो यूपी में भी सेम गवर्नमेंट है, भाई बीजेपी गवर्नमेंट है, यहाँ भी बीजेपी गवर्नमेंट है, लेकिन जब वहाँ पे मामला गया तो बोला गया भाई हमारे यहाँ की घटना नहीं है, तो बिलासपुर और ये बॉर्डर की यूपी की घटना है। देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, वो क्या 2 राज्यों में कभी कभार अगर इनसेंसिटिव लोग बैठे हैं तो 2 थानों के बीच का भी मामला बना देते हैं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल होता है, एक्शन होता है। और बहुत ही अनफॉर्चुनेट था कि अब देखिए ना, अगर नर्स एक तरफ वो नर्स के साथ हो गया, कैलकाटा में वो डॉक्टर के साथ, अब अगर मैं तो आपने जैसा बताया अभी सबको कि मैं चिकित्सक हूँ, और मुझे नहीं याद कि जब हम लोग रेजिडेंट थे और जब सरकारी अस्पताल में काम करते थे तो कभी हमने दरवाजे की कुंडी भी लगाई हो। और अभी तो बहुत महिला स्टाफ होने लगा है, तब काफ़ी कम होता था, और हम लोग कुंडी नहीं लगाते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि आंख लग जाए और वो बुलाने आए तो देरी हो जाए। इतना सेफ एंड सिक्योर ये प्रोफेशन और ये स्थान अस्पताल माना जाता था, लेकिन जो आरजी कार में हुआ उसने हिला के रख दिया है लेडी डॉक्टर्स को, उनके उस विश्वास को। और ये जो नर्स के साथ हुआ है, तो अब कौन चाहेगा कि मेरी बेटी रात की ड्यूटी करे, और अगर किसी की भी बेटी रात की ड्यूटी नहीं करेगी तो अस्पताल में हम कैसे स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करेंगे। तो देखिए कुल मिला के सब कुछ विकृति जो भी है वो पूरा सामाजिक स्वरूप की है। डॉक्टर और अस्पताल में काम करने वाले बदल गए, अस्पताल और शिक्षक बदल गए, पेरेंट्स खुद बदल गए, बच्चों के पास जो इन्फॉर्मेशन जा रही है उसका कंटेंट बदल गया। पहले 5 जन्य पढ़ते थे, अब वो नेटफ्लिक्स देखते हैं। तो कंटेंट बदल रहा है, और माता पिता को ही चेतना होगा, पूरे समाज को चेतना होगा। एक और बात है, मैं अक्सर कोट करती हूँ, अभी तो हम जगह जगह स्मार्ट सिटीज़ बना रहे हैं ताकि सीसीटीवी कैमरास हम लगा रहे हैं उसको सेफ़ प्लेस बनाने के लिए। लेकिन आप देखिए हम जब छोटे थे तो कोई सीसीटीवी कैमरास नहीं होते थे, फिर भी हमारी माँ को शाम को पूरी रिपोर्ट होती थी कि उसकी एब्सेंस में कौन घर में आया, कौन गया, कौन रोज़ रोज़ आ रहा है, जब वो नौकरी पे जाती है कैसे पता चलता था। पड़ोस के आंटी अंकल पूरी नज़र रखते थे, घर की चाची बुआ वहाँ पे रहते थे, एक अपनापन था। मेरा बच्चा तेरा बच्चा नहीं था, हमारा बच्चा था। सो अभी क्या हो गया उसकी जगह पे, तुझे क्या, माँ बाप पूछते हैं तुम्हें क्या, तो भाई पड़ोसी भी कहता है मुझे क्या। तो कहाँ क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी पे विश्वास ज़्यादा है और सामने वाले पे विश्वास कम है। सामने वाले पे विश्वास ही नहीं है। हम बहुत सोचते हैं कि हम बहुत बड़ा काम करें, बेटा तुझे डर नहीं गया, ए अंकल तुम कौन, बच्चा भी कह रहा है, उसकी मम्मी भी उसको शाबाशी दे रही है शायद, या पिताजी शाबाशी दे रहे, तो क्यों अंकल उस पर नज़र रखेंगे। सो एक वो जो सामाजिक विघटन भी हो रहा है, परिवार न्यूक्लियर हो रहा है, घर में बच्चे अकेले हैं, कंटेंट पे टूल पे हमारा कंट्रोल नहीं है। तो इन सब के बाद घटनाओं का होना तो होगा, बिकॉज एक ट्रांजिशन है ना टेक्नोलॉजी, जैसा आपने कहा ह्यूमैनिटी वर्सेस टेक्नोलॉजी, रिश्ते वर्सेस सामान, वर्चुअल वर्सेस एक्चुअल भी हम कह सकते हैं, वर्चुअल वर्सेस एक्चुअल, एब्सोल्युटली।
तो वो वाले ट्रांजिशन में हमारा समाज है और ये दिक्कतें तो हमें फेस करनी पड़ेगी। नाउ द क्वेश्चन इज़, क्या एज कमीशन हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं समाज को चेतने के लिए? क्या एज गवर्नमेंट एक्शन ले रही है? क्या एज ऑफिसर्स हम अपनी ड्यूटी का मन से पालन कर रहे हैं? क्या नियम एंड कानून की संरचना को हम समय और काल के अनुरूप बदल रहे हैं? तो यस, शुरुआत हुई है, हमने कानूनों को बदला है, बच्चों से संबंधित 3 नए कानून लाए हैं। ऐसे ही पहले पॉक्सो आया था और पॉक्सो की वजह से आप जानिए कि ये पॉक्सो के मामलों में बहुत जल्दी से निस्तारण हो पाता है। भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।